सिलेक्शन कमीशन ने सीपीओ की 2023 में 1876 वैकेंसीज की नोटिफिकेशन जारी की है। लेकिन इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए सिर्फ वैकेंसीज के बारे में जानना काफ़ी नहीं है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कौन सी बुक्स प्रेफर करनी चाहिए और भी बहुत सारी डिटेल्स, जिसके लिए आज हम मौजूद हैं एग्जाम विद अरिहंत के पहले एपिसोड ऑफ टीचर्स टॉक में, जहां हमारे साथ आज मौजूद है शशिकर्ण सर, दीपक सर, नागेंद्र सर और राघवेंद्र सर। चलिए इनसे बात करते हैं और सीपीओ एग्जाम की विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं। सर, तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि एसएससी सीपीओ एग्जाम क्या है और इसमें नौकरी कहाँ मिलती है? जैसा कि आपने खुद कहा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और सीपीओ का मतलब सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। कह सकते कम शब्दों में केंद्रीय संगठन के जितने भी एसआई की भर्ती हैं वह सीपीओ के माध्यम से होती है। जहां आपका दिल्ली पुलिस एसआई, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडियन आर्म फोर्स, तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इन संगठनों में एसआई की भर्ती सीपीओ के माध्यम से होते हैं। अब इसमें क्वेश्चन के पैटर्न एसएससी के सीजीएल से कुछ अलग होते हैं और आप कह सकते हैं कि कम समय में एसआई की भर्ती करने का सबसे बढ़िया जरिया सीपीओ है। सर, मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि इस परीक्षा में कितने चरण होते हैं? सीपीओ की परीक्षा 2 चरण में, टीयर 1 टीयर 2। टीयर 1 के पेपर आपके 2 घंटे के होते हैं, 200 मार्क्स, 50 आपके रीजनिंग, 50 मैथमेटिक्स जो क्वांट बोलते हैं, 50 जनरल स्टडी एंड जनरल अवेयरनेस, दोनों में डिफरेंस है, और 50 आपके होते हैं इंग्लिश। अब इन परीक्षाओं को तैयारी करते वक्त जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके पास समय कम है और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, तो हम नॉलेज प्रैक्टिस के बल पे कम समय में ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। जैसा कि मालूम है कट ऑफ प्रत्येक वर्ष वैरी करता रहता है। तो बेसिकली टीयर 1 200 मार्क्स हो गए और टीयर 2 आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन जो 200 मार्क्स के पेपर होते हैं। फाइनल रिजल्ट आपका 400 मार्क्स पे बनेगा। बट प्री के कट ऑफ अलग जाएंगे, लेकिन जब सिलेक्शन कंबाइंड की मैं बात करूं तो दोनों मिला के बनते हैं। सर, मेरा अगला सवाल आपसे है कि पेपर टीयर 1 के परीक्षा में मुख्य कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? टायर 1 की बात करेंगे तो बेसिकली 4 सब्जेक्ट हैं और सीपीओ में नहीं, एसएससी के सारे ही एग्जाम्स में मोस्टली 4 सब्जेक्ट को पूछता है। एक आपका रीजनिंग, उसके बाद मैथ्स, एक जनरल अवेयरनेस और एक आपका इंग्लिश। चारों ही सब्जेक्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि सबका वेटेज फ्री में बराबर है। 200 क्वेश्चंस आएंगे और हर एक सब सेक्शन से 50-50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मतलब अगर हमें सफल होना है तो हमें किसी भी सब्जेक्ट को पर्टिकुलर नहीं लेना, सभी सब्जेक्ट को साथ लेके चलना है। किसी एक ही सब्जेक्ट से आप क्वालिफाई नहीं कर, क्योंकि आगे जाके जो मेरिट बनेगी उसमें प्री का भी वेटेज होगा और मेंस का भी वेटेज होगा, और सबको मिला के जब ओवरऑल कट ऑफ बनाई जाएगी तो कहीं ना कहीं हर एक सब्जेक्ट बहुत मायने रखता है, तो हमें हर एक सब्जेक्ट को साथ लेके चलना होता है। सर, क्या इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग है? सीपीओ में नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए स्टूडेंट को बिल्कुल स्टार्टिंग से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी डाउट है उस क्वेश्चंस में तो उस क्वेश्चंस को छोड़ दें। स्टैंडर्ड डेविएशंस के बिहाफ पे स्टूडेंट को पता नहीं चलता कि स्कोर कैसे कम हो रहे हैं। अगर स्टैंडर्ड डेविएशंस अप्लाई होगा तो एक अच्छे स्टूडेंट का स्कोर जितना उसे चाहिए होगा, जितना उन्होंने सही किया है, बेसिकली उतने भी स्कोर नहीं मिलते हैं और यही रिजेक्शन का मेन कारण है। इसीलिए नेगेटिव मार्किंग से बचना बहुत ज़रूरी है और उसका प्रैक्टिस स्टार्टिंग से घर से ही करना है। सर, एक सबसे बड़ा डाउट जो स्टूडेंट्स के मन में आता है एग्ज़ाम से 1 महीने पहले कि 1 महीने पहले की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो उसमें आप सबकी क्या राय है? आप सब एक एक करके बताइएगा। तो मैं शशि सर से स्टार्ट करती हूँ। पहला जवाब यह होगा कि 1 महीने की तैयारी करके हम रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। एकदम ओपन टॉक में बोलना चाहूँगा। आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कम से कम 6 महीने का टाइम देना होगा, लेकिन हम तैयारी करने के बाद परीक्षा से पूर्व 1 महीने में क्या क्या करें, क्या क्या ना करें, मैं इस पर कुछ वक्तव्य देना चाहूँगा। नंबर 1 कि जितना आपने पढ़ा है उसका पुनः रिवीजन करें बारंबार। जो बातें आप नहीं पढ़ें उसको पढ़ने के बजाय जितना पढ़ चुके हैं, मान लीजिए कि आपने मैथमेटिक्स में 2-4 टॉपिक नहीं पढ़ा, उसके चक्कर में आप ना पढ़ें। जितना आपने कवर किया है उसको बार बार आप रिवीजन करें। नंबर 2, प्रीवियस ईयर को फोकस करें। बच्चे गलती क्या करते हैं कि परीक्षा से पूर्व अलग अलग साइट के ऑनलाइन का क्वेश्चन बनाने लगते हैं, और कुछ बाज़ार में ऐसे भी ऑनलाइन साइट होते हैं जिसका वास्तविकता से वास्ता नहीं होता है। नतीजा बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, बच्चों को लगता है कि हमने कुछ किया ही नहीं। अब मान लीजिए कैट के क्वेश्चन सीपीयू में डाल दिए जाएंगे तो बच्चे कहाँ बनाएंगे? अब बच्चे अपने आप को आकलन उसी आधार पर करते हैं। नतीजा यह होता है कि पूरी पढ़ाई चली जाती है गड्ढे में और बच्चे का आत्मविश्वास डगमगा जाता है। तो मेरा बच्चों से सलाह यह होगा कि जितना आपने पढ़ा है उस पर आप आत्मविश्वास रखें, अपने आप पर विश्वास रखें।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार बनाएं, ऑनलाइन मॉक की बजाय ऑफलाइन मॉक पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि बच्चे के अंदर होता है टाइम मैनेजमेंट। मेरा मानना है कि टाइम मैनेजमेंट की बात हम कब करें, जब हम कंटेंट को जानेंगे। मान लीजिए कि क्रेडिट कार्ड में पैसा है ही नहीं और शॉपिंग करने जाएंगे तो हम बार बार बाउंस ही करेंगे। वही हाल बच्चों के अंदर भी है, उनके पास कॉन्सेप्ट नहीं है, वो बार बार टेस्ट देते हैं, स्कोर गिरता है नीचे और बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो मेरा सलाह 3 बात है। नंबर 1, अपने आप पर विश्वास रखें, अच्छा सोचें, अच्छी नींद लें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, और थर्ड, ऊपर वाले पर विश्वास रखें। जैसा कि श्री शशिकांत सर ने आपको विस्तार से बताया, मैं इस पे ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल सही बात है कि ऑफलाइन के स्तर पे जब हम तैयारी करते हैं और इसमें किस प्रकार से 1 महीने के समय के अंतराल के अंतर्गत हम तैयारी को और अपनी अच्छी दिशा दे सकते हैं, इस पे सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मेहनत के साथ साथ जितनी अच्छी रणनीति होगी, सफलता उतनी शानदार होगी। रणनीति कैसे आपको फॉलो करनी है कि आप मैं इस प्रकार से बताना चाहता हूँ आपको कि जैसे कि आप मूवी देखने जाते हैं या आप मूवी देखने जाते हैं तो वो मूवी आपको हमेशा याद रहती है। आप पूजा करते हैं, आरती भजन आपको हमेशा के लिए याद होता है। क्यों? ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि आप उसका बार बार अभ्यास करते हैं, उसका रिवीजन करते हैं। इसी प्रकार से जब भी आप किसी भी स्तर पे किसी भी विषय में आप नोट्स के शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। शॉर्ट नोट्स बनाने से टॉपिक टू टॉपिक जब आप परीक्षा के समय में कम समय में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि आप उसका जिस्ट निकालें। तो जब आप जैसे कि एग्जांपल के माध्यम से जीएस में पॉलिटी है तो पॉलिटी के नोट्स आपने 200 पेज में बना लिए हैं, तो 3 से 4 बार पढ़ने के बाद आप उसी 200 पेज को आप 15 से 20 पेज में आप उसका जिस्ट निकाल लीजिए, उसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, जिससे एग्जाम के समय में आप की रणनीति इतनी अच्छी होगी कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। तो शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। सर मेरा सवाल, जैसे कि सर ने बोला कि एग्ज़ाम से 1 महीने पहले बच्चे टेंशन में आ जाते हैं इतने सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए, तो उस वक्त वो मानसिकता को कैसे हैंडल करे, वो जो मॉरल डाउन हो जाता है, या उस वक्त वो कैसे कॉन्फिडेंट रहे? सबसे पहले यही है, एक होता है सिर्फ पढ़ाई करना। पढ़ तो दुनिया रही है, लेकिन सारे बच्चे तो सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं। तुमने कई बार देखा होगा कि बच्चों को बहुत अच्छी नॉलेज है लेकिन एग्ज़ाम में जाके नर्वस हो जाता है। तो मेन मुद्दा यही है कि हम एग्ज़ाम में जाके नर्वस कैसे ना हो, और वो तब होगा जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा, और कॉन्फिडेंस आएगा प्रैक्टिस से। अगर मैं लास्ट 1 मंथ की स्ट्रेटजी के बारे में कहूँ तो अगर आप सोचें कि 1 महीने में आप पढ़ के एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे तो कंपटीशन इतना है कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले यही है कि आप अपना सिलेबस कवर करें। सिलेबस कवर करने के बाद जितने भी पॉइंट्स हैं, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उन पे आप बढ़िया से चीज़ों को सीखें, अप्लाई करें, प्रैक्टिस करें। लास्ट मंथ में आप क्या कर सकते हैं कि जो आपने पढ़ लिया है अब वो आप पेपर में भी कर पाएँ। उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप उसका सारा रिवीजन करें। अब 1 मंथ में ऐसा तो नहीं है कि पूरा आप सारी बुक पढ़ लेंगे, नहीं। उसमें जो आपने नोट्स बनाए हैं, जो भी पॉइंट आपने बनाए हैं, वे सारे पॉइंट आप रिवाइज़ करें, बार बार रिवाइज़ करें। और लास्ट मंथ में आप प्रैक्टिस करें किसकी? मॉक टेस्ट वगैरह की, क्योंकि मॉक टेस्ट में आपको ये पता चलेगा कि एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, और जो एग्ज़ाम में आने वाला है उसी को अगर हम घर पे प्रैक्टिस करके जा रहे होंगे तो हमारा वो डर खत्म हो जाएगा कि हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। मतलब अपने घर का माहौल ही ऐसा बना दें कि मैं तो घर पे भी ऐसे ही परफॉर्म करता हूँ और एग्ज़ाम में भी ऐसे ही परफॉर्म करता हूँ, तो ताकि एग्ज़ाम में जाके कोई भी हेजिटेशन ना रहे, ऐसा ना लगे कि यार ये मैं कहाँ आ गया, यहाँ तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। तो उसे 1 मंथ में प्रैक्टिस करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना चाहिए। और लास्ट मंथ में मेरी सलाह है कि बहुत ज़्यादा नई बुक्स ना खरीदे, क्योंकि 10 बुक पढ़ने से कुछ नहीं होगा। एक ही बुक को आप 10 बार पढ़ो, उसमें ही सारी कमियां हैं। कुल मिला के ये है कि उसी पे आप बढ़िया से प्रैक्टिस करो, और जितना आप पढ़ चुके हो बस इतना प्रैक्टिस करो कि उसे आप एग्ज़ाम में कर पाओ। ऐसा ना हो कि जो पढ़ा है वो भी छूट गया, लास्ट मंथ में भी कुछ नहीं पढ़ पाए, और फिर पेपर में केवल हम छत को देख रहे हैं और कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका यही है कि 1 मंथ तक पहले तक जो आप पढ़ चुके हैं सीधा सीधा उसे रिवाइज़ करें, उनको अपने दिमाग के अंदर लाएं, और ऐसा अपने आप को तैयार करें कि एग्ज़ाम में जाके कंफ्यूज ना हो और सही आंसर आप मार्क करके आएं। सर आपकी राय में इस एग्ज़ाम के लिए कौन से विषय पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? जैसा आपने पूछा, मेरे हिसाब से सारे सेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है और सारे सेक्शन पे काम अलग अलग तरीके से करना पड़ेगा। मेरे अकॉर्डिंग या किसी भी स्टूडेंट के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट रीजनिंग होता है। कम समय में अच्छे स्कोर के साथ हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो सेक्शन है रीजनिंग। उसके बाद कम समय में जीएस के सेगमेंट पे हम लोग आएँ
ठीक है, जीएस के सेगमेंट में कम समय में स्कोर बेटर कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा सेगमेंट है। ठीक है, इस सेगमेंट को कवर करने के लिए स्टार्टिंग से बहुत काम करने पड़ते हैं। ठीक है, मैथ भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस स्टूडेंट को आता है, ठीक है, क्या क्या टॉपिक आता है, किसको कवर करना है, इसको प्लानिंग के साथ हो सकता है। वैसे मैथ वाले सर हमारे इसमें डिटेल बताएंगे, लेकिन उससे भी बेटर ये है कि अगर आपका प्रोसेस सही है, 3-4 महीने पहले से अगर आपका प्रोसेस सही है तो रिजल्ट सही होना ही है। अगर प्रोसेस सही नहीं है तो रिजल्ट सही कैसे होगा? ठीक है, इसीलिए स्टार्टिंग से बच्चों को प्रोसेस पे ध्यान देना चाहिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को 20-25 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को रिकैप कर लें, कॉन्फिडेंस अपने आप से बढ़ जाएगा। और जब कॉन्फिडेंस के साथ पेपर में बच्चे अगर एंट्री करेंगे तो सिलेक्शन श्योर शॉट में होगा। तो श्योर शॉट सिलेक्शन के लिए काम करना है, प्रैक्टिस पे काम करना है। ठीक है, अलग अलग किताबों को फॉलो नहीं करने हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि एसएससी में सीजीएल भी है, सीपीओ भी है, सीएचएसएल भी है, लेकिन सारे के कंटेंट के लेवल में वेरिएशंस हैं, तो अपने पैटर्न को समझना ज़रूरी है। अंक गणित की बात करते हैं, अर्थमेटिक की बात करते हैं, तो आप अर्थमेटिक पढ़ाते हैं, तो अर्थमेटिक के लिए स्पेशली क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपके क्या टिप्स हैं? मैथ्स ना 2 पार्ट में आता है, अर्थमेटिक और एडवांस। अर्थमेटिक एडवांस जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो समझ पाते होंगे। एडवांस का मतलब सिर्फ ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ठीक है। और अर्थमेटिक में आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, मतलब वो रोज़मर्रा के टॉपिक जैसे हम लोग जनरली देखते भी हैं। अब इसका क्या है, यहाँ एग्ज़ाम का पैटर्न कुछ ये है कि ये मैटर नहीं करता कि आपको आता है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आप कितने टाइम में उसे कर पाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको एक पेपर दे दूँ और मान लो आप एक क्वेश्चन को 10 मिनट में कर रहे हैं, तो भले ही आपको आता है, लेकिन ऐसे तो आप 1 घंटे में 6 ही क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इसका मतलब वो आपके किसी मतलब का नहीं है। कोई भी क्वेश्चन ईगो पे नहीं लेना है कि मैं तो एमएससी मैथमेटिक्स हूँ, मैं तो पूरे क्वेश्चन करके ही जाऊँगा। तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी एक ही क्वेश्चन पे 20 मिनट लगा दिए और बाकी सेक्शंस के लिए टाइम ही नहीं बचा। तो टाइम को मैनेज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि आता है क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो टाइम के अंदर हो जाना चाहिए। और टाइम के अंदर होने के लिए हमें कुछ ट्रिक्स और टेक्निक्स होती हैं जो हम क्लासेस में पढ़ा रहे होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। जब बच्चा वो सीख के जाता है तो वही क्वेश्चन जो कि हमारी 7th-8th क्लास में हम 20 मिनट लगाते थे, वही 20 सेकंड में सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब उसके लिए अब ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि यार वहाँ 20 मिनट लगता था, यहाँ 20 सेकंड में कर लेंगे, लेकिन यही तो कंपटीशन है और बच्चे कर लेते हैं। बच्चे इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि अगर 1 घंटे का टाइम है तो बच्चा 1 घंटे में भी टाइम को बचा देता है और आराम से बैठ के उसको देख भी लेता है कि मैंने क्या किया है। तो सबसे बड़ा पार्ट क्या है, मैनेजमेंट का, टाइम को मैनेज करना। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में पहले से ही डर होता है कि एक तो मैथ्स, तो पहले वो सोचते हैं कि हो ही जाए और फिर उसके अंदर टाइम के अंदर हो जाए। इसका सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करिए, कॉन्सेप्ट बढ़िया से सीखिए, पढ़ाने वाले पे विश्वास रखें, खुद पे विश्वास रखें और सीखने के बाद चीज़ों को प्रैक्टिस करें। और सिर्फ ये देखें कि हमारी कमी कहाँ हो रही है। बच्चे क्या होते हैं, अपनी कमियों पे काम नहीं करते। कोई टॉपिक है वो उससे नहीं आ रहा है, वो हर बार उसे छोड़ के जा रहा है। मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि अगर आपके पास टाइम है और आप बढ़िया से मतलब है कि मेरे को सिलेक्शन लेना ही है, तो अपनी कमियों को पहचानें और किसी टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही है तो सबसे पहले वही टॉपिक उठाओ और उस टॉपिक को इतना प्रैक्टिस करो कि आगे से उसका क्वेश्चन ज़रूर हो। ऐसे ऐसे करके अगर आप करेंगे तो मुश्किल से कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपका डर ही खत्म हो गया, सारे टॉपिक आपको आने लगे और सारा टाइम के अंदर आप कर पा रहे हैं। एडवांस मैथ को लेके बच्चों को सलाह ये है, एडवांस मैथ लेके बच्चा थोड़ा डरता है कि ज्योमेट्री टिग्नोमेट्री में पहले से ही टीचर हुआ बना के रखते हैं कि ये तो ज्योमेट्री है, टिग्नोमेट्री है। उसका यही है कि उसके बेसिक्स को समझें। ज्योमेट्री की एक एक चीज़ है, टिग्नोमेट्री की एक एक चीज़ है, उनके बेसिक्स को समझें, उसको समझें कि है क्या। और बहुत ज़्यादा ऐसे ना करें, फालतू टीचर्स के चक्कर में ना पड़ें कि आपको 10 सेकंड में मास्टर बना देंगे, 20 सेकंड में बना देंगे। विश्वास रखें, मेहनत करें, प्रैक्टिस करें, पक्का हो जाएगा। सर, कैलकुलेशन मिस्टेक्स अंक गणित में एक बहुत बड़ी समस्या है बच्चों के लिए, तो इसे कैसे सुधारा जाए? कैलकुलेशन के लिए प्रैक्टिस ही मेन है। ये ऐसा सब्जेक्ट चीज़ है कैलकुलेशन, अगर आप कहें कि मैं किसी को बच्चे को 10 मिनट में परफेक्ट बना दूंगा तो ये बिल्कुल झूठ है। क्यों? बच्चे ने बचपन से कुछ पढ़ा नहीं, आप उसको 10 मिनट में कैसे बना देंगे? कैलकुलेशन का सबसे बढ़िया तरीका है कि कुछ बच्चे ना बेसिक्स से नहीं जान पाते, तो पहले वो बेसिक्स को सुधारें। इसमें कोई शर्म नहीं है। कई बार क्या होता है, 6, 7, 8 क्लास की स्कूलिंग हमारी अच्छी नहीं होती। हमने टीचर से पूछा, टीचर को भी नहीं आता, उसने डांट दिया कि तुझे अभी बताऊं, बच्चा डर गया। वो डर को बाहर निकालें, अपने बेसिक्स पे काम करें और फिर उसकी प्रैक्टिस करें। आजकल जो पेपर का पैटर्न आ रहा है वो कैलकुलेटिव आ रहा है।
अर्थमेटिक में लेवल बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा है, लेकिन क्या कर रहा है कि जो पहले एग्जाम आता था उसमें कैलकुलेशन क्या होती थी, कम, लेकिन अब डेसिमल में कैलकुलेशन जा रही है। डेसिमल में कैलकुलेशन जा रही है तो तुम्हें भी तैयार रहना है, मतलब उसकी प्रैक्टिस इतनी करके जानी है कि तुम्हारा वो फर्क ही खत्म हो जाए कि क्वेश्चन कितना भी मुश्किल हो मैं उसे कर पाऊँ। फिर स्क्वायर होते हैं, क्यूब्स होते हैं, तो कुछ स्क्वायर्स वगैरह बच्चों को याद कर लेनी चाहिए, जैसे 50 तक के स्क्वायर, क्यूब्स याद कर लेनी चाहिए। अब उनको अगर तुम ऐसे रट्टा लगाने जाओगे तो नहीं, उसे डेली प्रैक्टिस करो, उसे डेली लिखो। जैसे स्क्वायर्स हैं, डेली लिख के देखो, 10 मिनट का टाइम उसे दो, और 10-20 मिनट अगर आप डेली कैलकुलेशन पे देंगे, कुछ भी रैंडमली नंबर ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर करो, तो उससे क्या होगा, आप प्रैक्टिस में बने रहेंगे, और प्रैक्टिस बने रहेंगे तो वही पेपर में काम आएगी। सर रीजनिंग के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या इसके लिए कोई अलग स्ट्रैटेजी होती है? सबसे पहले मैं बताना चाहूँ कि रीजनिंग के बारे में बच्चों को सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। जब मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को तो मैंने देखा है कि 50% ज़्यादा बच्चे को सिलेबस मालूम ही नहीं है। उन्हें लगता है कि बस 2-4 टॉपिक पढ़ने से काम चल जाएगा। तो सबसे पहले टॉपिक को समझना ज़रूरी है। नंबर 2, उस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको बच्चों को जानकारी होनी चाहिए। वो जहाँ पढ़ते हों, स्वयं पढ़ते हों या किसी अध्यापक से पढ़ते हों, तो 2 बात का ध्यान रखें। पहला सिलेबस, और सिलेबस में जो भी मेंशन है उससे क्या क्या टॉपिक पूछे गए हैं उसको देखना बहुत ज़रूरी है। और नंबर 3, क्वेश्चन का पैटर्न कहाँ है। जैसे मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा कि एक टॉपिक एनालॉजी है जहाँ के 3-3 क्वेश्चन सीजीएल में आ रहे हैं, सीपीओ में आ रहे हैं, सीएचएसएल में आ रहे हैं, बट बच्चे एग्जाम से पहले नहीं पढ़ के जाते हैं और वहाँ जाके बोलते हैं कि नयापन क्वेश्चन आ गया। तो नयापन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। मैं बच्चे को यह सलाह दूंगा कि यदि आप सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो सीजीएल के पूछे क्वेश्चन का भी अवलोकन करें। मीन्स एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं सभी क्वेश्चन को आप देखें और पीवाईक्यू पर फोकस करें। और सबसे महत्वपूर्ण है, कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। यदि आप रीजनिंग को हल्के में ले रहे हैं कि बस मैं सिर्फ 3-4 टॉपिक पढ़ के चला जाऊंगा, तो चूजी ना बने, पूरे टॉपिक को पढ़ें। मान लीजिए एसएससी ने 48 टॉपिक्स लिखा है तो पूरे 48 टॉपिक्स से पढ़ कर जाए। यह अलग मामला है कि 12 टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा हैं, लेकिन पढ़ के जाना होगा पूरा टॉपिक, जिनमें खास के सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, लॉजिकल के वेटेज हैं, सीरीज, लॉजिकल वेन डायग्राम, इन टॉपिकों पर ज़्यादा ध्यान दें। प्लस नॉन वर्बल पिक्चर वाले क्वेश्चंस, डाइस क्यू। और सबसे बेहतरीन है कि पूरे पीवाईक्यू को बार बार पढ़ें रेदर दैन कि हम किसी नए साइट को देखने का प्रयास करें। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या टिप्स होने चाहिए? एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है तो इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, डर भी रहता है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा जीएस के संदर्भ में कि जो बच्चा जीएस की तैयारी करता है तो जीएस का विषय यानी कि कितने विषय हैं और एक बहुत बड़ा एरिया है। तो सबसे पहले बच्चे को ये करना चाहिए कि किसी भी टॉपिक को बच्चा जब स्टार्ट करता है, तो जैसे पॉलिटी को बच्चा स्टार्ट करता है पढ़ना, तो पॉलिटी को पढ़ने की बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ने के लिए क्या है कि आप बच्चा बेसिक्स एकदम तैयार करिए। और नोट्स बनाते ही बच्चा बिल्कुल बच्चे को नोट्स बनाने चाहिए, और नोट्स बनाते बनाते हर एक टॉपिक के शॉर्ट नोट्स साथ साथ में बच्चा बनाता रहे। उससे क्या होगा कि जब एग्ज़ाम समय आएगा तो बच्चा हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से विस्तार के साथ जो है कम समय में बच्चा उसको कर पाएगा। अब बात ये होती है कि जीएस में हम किस सब्जेक्ट को पहले पढ़ें, किस सब्जेक्ट को बाद में पढ़ें, सब्जेक्ट में टॉपिक कौन कौन से। तो सबसे पहले मैं बात ये कहना चाहूँगा इसमें कि सबसे पहले जीएस में आप सिलेबस को देखें, सिलेबस में किस किस टॉपिक को मेंशन किया गया है। इसके बाद करंट अफेयर्स की बात आती है, तो करंट अफेयर्स सबसे बड़ा एक मुद्दा बनता है बच्चों का कि हर एग्जाम में जैसे कि 50 क्वेश्चन में 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ पे करंट अफेयर्स के आते हैं। तो इसके लिए आपको दिन प्रतिदिन आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से और आपको मैगजीन के माध्यम से और आपको जो है इसके नोट्स बनाते चलना है, क्योंकि एक बहुत बड़ा यहाँ पर मुद्दा बनता है करंट अफेयर्स का। और इसमें आपको एक कॉपी के साथ साथ उसमें कई पार्ट आपको करने, जैसे आप पॉलिटी का कोई आर्टिकल आया तो आपने पॉलिटी के आर्टिकल को आपने अपने नोट्स में करंट अफेयर्स के लिख लिए हैं। इस प्रकार से आप रणनीति बनाते आपको चलना है। और पेपर कभी टफ नहीं होता है, पेपर होता है कॉन्सेप्ट बेस्ड। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो निश्चित रूप से आप जो है बहुत अच्छा कर सकते हैं। और आपको बेसिक से आपको शुरू करना है। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री बहुत बड़ा विषय है। हिस्ट्री में हमको प्राचीन पढ़ें कि मध्य पढ़ें या आधुनिक, तो इसमें क्या करना है, आपको शुरुआत से पढ़ना है। जब आपको प्राचीन आप स्टार्ट करेंगे, शुरुआत से आपको इसकी महत्वपूर्ण भूमिका मालूम रहेगी, कहाँ से इसकी शुरुआत है, कहाँ पे इसकी स्टार्टिंग है, और एक से दूसरी कड़ी इसमें जुड़ी रहती है। और फिर मैं आपसे यही कहना चाहूँगा सभी प्यारे बच्चों से कि आपको नोट्स बनाते चलना है। होता क्या है कि जब हम पढ़ते हैं तो हमको ये लगता है ये तो हमें आता है, लेकिन परीक्षा जब देने जाते हैं तो सभी बच्चे टॉपिक को निर्धारित करते हैं कि इसको पढ़ के जानना है, और बच्चे आगे पूरा पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि
मान लीजिए कि 1000 पेज के नोट्स आपके बन चुके हैं जीएस के, तो बच्चा 1 महीने में 1000 पेज के नोट्स नहीं पढ़ सकता है। वो बच्चा कैसे पढ़ सकता है? ये जब आपके पास स्ट्रेटजी होगी कि आपने 1000 पेज को पढ़ पढ़ के आपने शॉर्ट नोट्स बना लिया है 100 से 200 पेज में, 250 पेज में, तो इसको आप करके आप अन्य बच्चों से बहुत आगे जा सकते हैं। इसके साथ साथ टॉपिक के साथ साथ आपको प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस भी करना है जो आपके पहले पेपर में आ चुके हैं। रिपीट क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। अगर रिपीट क्वेश्चन ही आपके गलत हो जाते हैं तो सिलेक्शन का आधार कम हो जाता है। और इसके साथ साथ जो नए प्रश्न हैं कैसे उसको हम आगे करना है कि आप, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि पॉलिटी में टॉपिक है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ये एक ऐसा पार्ट है कि संविधान के हर एक पार्ट को टच कर लेता है। कि ज्योग्राफी, साइंस में हमको क्या पढ़ना है, जैसे कि साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बच्चे घबरा जाते हैं कि हम क्या क्या पढ़ें इसमें। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में भी कुछ टॉपिक ऐसे जहाँ से प्रश्न हमेशा हर साल आते हैं। और आपको साइंस में सबसे ज़्यादा बायो पे फोकस करना है कि साइंस में बायो का जो पोर्शन है वहाँ से निश्चित रूप से आपके क्वेश्चन आते हैं। और इंडियन ज्योग्राफी, तो आपको सबसे पहले सिलेबस के साथ साथ कौन कौन से आपके टॉपिक हैं, टॉपिक के साथ साथ में आपको ये देखना है कि नोट्स के साथ साथ आपको शॉर्ट नोट्स बनाते चलना है। उस समय जब आप नोट्स बनाएंगे तब तो आपको हो सकता है कि ये काम आपको ज़्यादा लगे कि ये तो मुझे आता है, इसकी नोट्स मैं क्यों बनाऊं, लेकिन इसका जो आपको लाभ है वो कम मिलेगा पेपर के समय। आप कम समय में पढ़ के जाएंगे और आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। करंट का जो वेटेज है, जो बच्चों को यह लगता है कि अब पूछने का पैटर्न है कि किस राष्ट्र के कौन प्रधानमंत्री हैं, अब ये करंट नहीं रहा। करंट का मतलब चाहे आप हिस्ट्री पढ़ें, पॉलिटी पढ़ें, जो अप्लाइड हो रहे हैं। जैसे विज्ञान व्यापी का मुद्दा बहुत चर्चा में है, पार्लियामेंट के बारे में जो व्यवस्था प्रोजेक्ट हैं, तो अब बच्चों को मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कम से कम अखबार पढ़ने की आदत डालें। यह जो परंपरा बना रखे हैं कि बस मैं किसी साइट को देखकर क्वेश्चन रख लूँगा, वह आपका रिवीजन होगा, आधार नहीं होगा। तो मेरा एक रिक्वेस्ट बच्चों से होगा आपके माध्यम से कम एक अखबार पढ़ने की आदत डालें, जो हम लोग पहले करते थे अपने तैयारी के दौरान भी, मैंने भी किया। और माने न माने जो बच्चे अखबार पढ़ते हैं उनके जीएस ज़्यादा स्ट्रांग हो पाता है, क्योंकि हम किसी चीज़ को फिल्टर करके पिक करेंगे उससे काम नहीं चलेगा। अब किसी मुद्दे पर हम 10 जानकारी प्राप्त करते हैं तब हमारा विजन खुलता है, हम जवाब दे पाएंगे। बट मैं देखता हूँ कि युवाओं को आदत है कि बस एक रेडीमेड हम 50 क्वेश्चन पढ़ के चले जाएं, उससे टकरा जाएं। ये बच्चों को गुमराह कर रहा है। बच्चों की सोचने की शक्ति, मानसिकता डेवलपमेंट नहीं हो रहे हैं, विकसित नहीं हो रहे हैं। यही कारण है कि बच्चे जल्दी इरिटेट हो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं और बच्चे के पास पैसेंस की कमी है। तो आपके माध्यम से मैं बता दूँ कि जीएस का मतलब हु, हाउ, व्हेन नहीं, चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, जो करंट मुद्दा है, इकोनॉमी के मुद्दे करंट है, उसकी जानकारी करें। उसके लिए एक अखबार पढ़ने का प्रयास करें, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो। अखबार को अपने दैनिक जीवन का एक पार्ट माने, तो इस आधार पे हम करंट को अच्छा कर पाए। धन्यवाद सर। सर, क्या पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी एक साथ हो सकती है? डेफिनेटली एक साथ ही करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर 1 पेपर 2 के बीच में गैपिंग माइनर्स है। तो बच्चे के दिमाग में चलता है, या बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो लोग बोल देते हैं पहले पेपर 1 करो उसके बाद पेपर 2। तो पेपर 1 के रिजल्ट के बाद पेपर 2 के लिए टाइम मिला नहीं। जब पेपर 1 आप 3 महीने में रेडी कर रहे हैं, तो पेपर 1 कैसे 1 महीने में 15 दिन में रेडी हो सकता है। इसीलिए आपको स्टार्टिंग से ही अच्छे लेवल पे काम करना पड़ेगा। कल को प्री हो, मेंस हो, कल को आने वाले समय में यहाँ सिलेक्शन होने के बाद कल को आपको सीजीएल में भी जाना पड़े, तो ये सारे कंटेंट तो कॉमन ही है, लेवल में वेरिएशंस होता है। तो आपको बस उस लेवल पे काम करना है कि कल अगर पेपर हो जाए तो मैं सिलेक्शन ले लूँ। तो इसी तरीके से आपको स्टार्टिंग से प्लानिंग करके चलना पड़ेगा कि अगर किसी भी डेट में भी पेपर हो जाए, मैं श्योर शॉर्ट में सिलेक्शन। सर, आजकल ऑनलाइन कोचिंग बहुत पॉपुलर हो गई है, लेकिन बच्चे अभी भी कंफ्यूज है कि ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग, इसका चुनाव बच्चे कैसे करें? अच्छा, ये क्वेश्चन है और बच्चों के दिमाग में इस बात को लेकर भी कि आजकल जो ऑनलाइन क्षेत्र में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमको ये ध्यान देना होगा कि ऑनलाइन में बेसिक से और कंसेप्ट लेवल तक सारी बातें स्पष्ट नहीं हो पाती हैं। ऑनलाइन में वही बच्चा आगे बढ़ सकता है जिसने पहले ऑफलाइन में अपने कंसेप्ट को क्लियर किया हो। इसीलिए ऑफलाइन में कहा जाता है कि ऑफलाइन में जब बच्चा पढ़ता है तो बच्चा एक बेसिक इस तरह से सारी चीज़ें समझता है और उसको पढ़ाया और समझाया जाता है टीचर के द्वारा। ऑनलाइन के क्षेत्र में क्या है कि ऑनलाइन के समय में बच्चा वही आगे बढ़ सकता है, जब उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो बच्चा आगे की बातें समझ नहीं पाता है और शॉर्ट फॉर्म में बहुत सी बातें वहाँ समझाई जाती हैं। तो ये बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ कि ऑफलाइन के संदर्भ में आपको तैयारी करनी है और इसके साथ साथ कि जीएस का जो पार्ट है उसमें आपको
बेसिक से लेकर, यानी कि शुरुआत से लेकर, क्योंकि होता क्या है कि बच्चे सिलेक्टेड टॉपिक को पढ़ते हैं, सिलेक्टेड टॉपिक को पढ़ के जाते हैं, और होता क्या है कि परीक्षा का जो स्वरूप है वो लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो हम उन टॉपिक पे ध्यान नहीं देते हैं, उन सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करना चाहूँ कि हिस्ट्री में, तो आधुनिक इतिहास से बहुत से प्रश्न बनते हैं। अब उसमें कौन से टॉपिक हैं, तो बच्चा इसके चक्कर में प्राचीन और मध्य पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। आपको पढ़ना सभी है, पढ़ने के साथ साथ प्रीवियस के क्वेश्चन के आधार पे आपको ये देखना है कि किस पार्ट से कौन सा प्रश्न आपका आता है, किस टॉपिक से कौन से प्रश्न आते हैं। और ये आप तभी कर पाएंगे जब आपका आधार जो है सुनिश्चित होगा ऑफलाइन में पढ़कर, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि आप बहुत अच्छे ढंग से चीज़ों को समझते हैं, आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, और आप उसको एक अच्छे ढंग से आप नोट्स बनाते हैं। धन्यवाद सर। सर, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है बुक्स बहुत ज़रूरी होते हैं कि क्या बुक्स प्रेफर करें। तो आप सब अपने जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाते हो उसके हिसाब से बताइए कि आप बच्चों को बुक्स के मामले में क्या एडवाइस करेंगे, क्या बुक्स प्रेफर करें, वो कौन सी बुक्स का चुनाव करें वो। मैं बात करूं मैथमेटिक्स के बारे में, पहले मैथमेटिक्स के बारे में, तो मेरे ख्याल से मैथमेटिक्स के लिए आप बुक 9-10 के एनसीईआरटी बेस्ड बुक जो भी हैं या जो भी सप्लीमेंट्री बुक उनको फोकस करें, लेकिन एक अध्यापक के संपर्क में रहकर, क्योंकि बुक लेने से ही समस्या का निदान नहीं होगा। मान लीजिए परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं मालूम तो हम कम टाइम में इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसा कि दीपक सर ने भी कहा आपको कि बच्चे बनाने को बनाते सभी क्वेश्चन हैं, कम समय में कैसे बनाया जाए। तो मेरे ख्याल से पहले बच्चों को समय टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं करनी चाहिए, पहले कॉन्सेप्ट की बात करनी चाहिए। क्या मैं एवरेज जानता हूँ या नहीं जानता हूँ, क्या मैं प्रॉफिट एंड लॉस जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ। तो पहले वो 9-10 एनसीईआरटी बेस पे फोकस करे कॉन्सेप्ट, किसी टीचर, अच्छे टीचर के संपर्क में रह के। सेकेंड पॉइंट रीजनिंग। तो रीजनिंग की पढ़ाई आपको मालूम है कि भारत में किसी यूनिवर्सिटी में नहीं होती है, लेकिन भारत में यदि प्राइवेट नौकरी करनी हो या सरकारी नौकरी करनी हो, विदाउट रीजनिंग नौकरी मिलना संभव ही नहीं है। तो रीजनिंग के लिए तो आपको अच्छे अध्यापक के संपर्क में आना ही होगा, जिसको बच्चे लैक करते हैं। मोस्टली बच्चे जो असफल हैं वह रीजनिंग को हल्के में लेते हैं और बाद में वो फेल हो जाते हैं, फिर बाद में उनको जगना पड़ता है। तो रीजनिंग के लिए तो मैं चाहूँगा पहले रीजनिंग को फोकस करें, क्योंकि इससे आपका कॉग्निटिव और सोचने का जो पैटर्न है वो डेवलप होगा, आप सही गलत की भी पहचान कर पाएंगे। नंबर थर्ड, आपका एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था इंग्लिश के बारे में। तो मैं ऐसे बच्चों को देखा हूँ, मैं लगभग 12 साल से ज़्यादा से पढ़ा रहा हूँ बच्चों के बीच में, कि जिस बच्चे को इंग्लिश में आई के साथ हैव और हैज का भी डाउट था, वैसे हमारे बच्चे एसएससी में और बैंक पीओ में सेलेक्ट हुए हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि कैसे, तो उन्होंने हमें 2-3 बातें कहा कि सर मैंने प्रीवियस ईयर को 10 साल वालों को पूरा रट्टा ही मार लिया, खासकर हिंदी भाषी वाले क्षेत्र, जिनको वॉइस में प्रॉब्लम है, जिनको नरेशन नहीं आ रहा, मतलब ग्रामर बहुत वीक है। तो मेरा सजेशन ये नहीं है कि उन्हीं राह पे चला जाए। मैं आपको ये बता दूं कि जो 9-10 के जो एनसीईआरटी बेस्ड बुक है इंग्लिश की, बच्चे को पहले ग्रामर फोकस करना चाहिए, बट उसके बच्चे कमी करते हैं। बच्चे वोकैब रटना शुरू करते हैं, पहले ग्रामर पे स्ट्रॉन्ग कर लें, वोकैब पर फोकस करें और पीवाईक्यू को बार बार बनाएं। मैं बात करूं सीपीओ के बारे में, तो कम से कम सीजीएल के 10 साल के क्वेश्चन को बच्चे के टिप पे होना चाहिए, जिनके लिए बहुत कमज़ोर हैं। और 9-10 की जो एनसीईआरटी की बुक है, जो सप्लीमेंट्री बुक होती है, जो हमने पढ़ा था, उस बुक को आज भी पढ़ें, ग्रामर वहाँ से तैयार करें और ग्रामर के बाद वोकैब का प्रयोग करें। जैसा कि सीपीओ में क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट आते हैं, वोकैब आते हैं, अब पैटर्न धीरे धीरे बदल रहा है। तो हम कमज़ोर बच्चों के लिए 50 का 50 बनेगा नहीं, लेकिन आप 30+ कर सकते हैं। तो निराश ना हो इंग्लिश के बारे में, 9-10 को बेस बनाएं। जीएस के लिए जो बच्चों को आदत है वन लाइनर बुक पढ़ने के लिए, वो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं बोलूँगा उनको एनसीईआरटी 8-9-10 की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस को ज़्यादा फोकस करें, करंट को ज़्यादा फोकस करें, अखबार पढ़ें, एक मंथली मैगजीन लें और ऑनलाइन का प्रयोग करें रिवीजन के लिए, ना कि उसको बेस बना के करें। बच्चे बेस बना लेते हैं कि जो टीचर ने 10 पॉइंट कहा वही पॉइंट महत्वपूर्ण है, उस पॉइंट को हम रिकॉल कर सकते हैं। तो बच्चे को एनसीईआरटी आधार बनाना होगा। आज भी बच्चे को लगे कि कल को मैं आईएएस की तैयारी करूं तो मुझे दोबारा हिस्ट्री ना पढ़ना पड़े। मैं उतना डेप्थ नहीं बोल रहा हूँ, बट 8th, 9th, 10th की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, करंट, 5 का तो गेम है, इतना फोकस करें। मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा और यही आपको अपने अनुभव के आधार पे आपको बताना चाहूँगा कि आप एनसीईआरटी, जैसा कि अभी श्री शशिकांत सर ने आपको बताया
कि एनसीईआरटी के बेस पे ही आगे हमको आगे बढ़ना है, यानी कि वहाँ से हमारा बेसिक जो कंसेप्ट है वो हमारा क्लियर हो पाता है। तो आप एनसीईआरटी को फॉलो करें। एनसीईआरटी को जब आप पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस जब आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद 3 से 4 बार पढ़ने के बाद जब आप इसके नोट्स बनाते हैं, तब आपको इसमें समझ में आता है कि किस स्तर पे आगे हमको आगे बढ़ना है। और हर एक विषय के एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, नोट्स बनाने के बाद, आपको नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप नोट्स बनाएंगे तब आपको ये आगे जब भी रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत ही हेल्प करेगा। इसके बाद आपको हर एक विषय की एक मानक बुक आपके पास होनी चाहिए, और उस बुक को आप पढ़ने के बाद उस बुक को आपको कई बार पढ़ना है, 2 से 3 बार आपको पढ़ना है। जब आप उसका रिवीजन करेंगे और जब कोचिंग में जो आपके शिक्षक होते हैं, जो आपको जीएस पढ़ा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, तो उनका जो इतने वर्ष का अनुभव होता है, जब आपको वो नोट्स लिखवाते हैं, उस नोट्स को बार बार आपको रिवीजन करना है, और रिवीजन करने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करना है। और इसके साथ जब आप किसी भी नोट्स को, किसी भी बुक को आप 3 से 4 बार पढ़ते हैं, तो पढ़ने के बाद हमको तो समझ में आता है, क्योंकि 1-2 बार पढ़ने में वो बातें हमारी सामने नहीं आ पाती जिसको हम समझना चाहते हैं। तो आपको बहुत बारीकी से तैयारी करनी है। आपको पहले एनसीईआरटी लेवल पे आपको तैयार करना है, उसको पढ़ना है, उसके नोट्स बनाने हैं। उसके बाद आपके शिक्षक ने जो भी आपको लिखवाया है, उस नोट्स को आपको रिवीजन करना है। 2 से 3 बार रिवीजन करने के बाद उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। उसके बाद प्रीवियस के क्वेश्चन भी देखना है कि किस पार्ट से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जैसे कि शशि सर ने पहले ही बताया कि मेन मुद्दा है कि हमें ना पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हम क्वेश्चन को भी कर पाएंगे, और जब एक बार क्वेश्चन होने लगेगा तो टाइम के अंदर भी होगा। अब मेन बात आती है कि हमें इनके लिए किस बुक्स को प्रेफर करना चाहिए, कौन सी बुक्स हमें करनी चाहिए। तो सबसे बढ़िया क्या है कि हमारा कॉन्सेप्ट कहाँ से क्लियर होता है। तो जो कमी है वो 6, 7, 8, 9, 10th में है। तो पहले हमें वहाँ से वो बेसिक मैथ्स आना चाहिए जो एग्ज़ाम में हमारे पूछ रहा है। उसके लिए आप एनसीईआरटी की बुक्स यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे जो एडिशनल बुक होती थी वो यूज़ कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इसमें हेल्प करेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा टीचर, क्योंकि केवल बुक्स आप लेके आ गए, आपको करना नहीं आ रहा है। इवन ऐसा भी होता है कि आप पहले ही क्वेश्चन पे फंस गए, तो फिर आपका दिमाग क्या कहेगा कि बस ये तो होने वाला नहीं है। तो पहले ही क्वेश्चन पे फंस गए या आगे फंस गए, तो पहले मेन रोल किसका आता है यहाँ पे? टीचर का। उसकी बात को सुने, कॉन्सेप्ट को समझें, और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद जब एक बार आपको किसी टॉपिक की नॉलेज हो गई, फिर आपको यह है कि क्वेश्चन टाइम के अंदर कैसे हो, तो सबसे बढ़िया है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें। कोई फालतू बुक परचेज ना करें। सबसे ज़्यादा फोकस पहले किस पे करें? प्रीवियस ईयर बुक पे। प्रीवियस ईयर बुक में ऐसा नहीं है कि आपका सीपीओ का पेपर है तो सीपीओ का ही क्वेश्चन आप करें। आप सीपीओ भी करें, सीजीएल भी करें, सीएचएसएल भी करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप फोकस करें, उनको बार बार प्रैक्टिस करें। जो हाल फिलहाल में एग्ज़ाम हो रहे हैं, जो पहले एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उन पे सर्कल करके रखें। रिवीजन के लिए उन क्वेश्चंस पे बार बार मेहनत करें। और इतना होने के बाद आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे अब किसी सब्जेक्ट का मास्टर ही बनना है, तो मार्केट से जो चाहे मर्जी बुक परचेज करो, उसे प्रैक्टिस कर लो। लेकिन सबसे पहले क्या है कि आप प्रीवियस ईयर को कंप्लीट करो, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, ऐसा नहीं है कि आपकी बार एग्जाम में कोई बहुत ही नया क्वेश्चन आएगा, बहुत नया टॉपिक ऐड हो जाएगा। जो पिछले सालों में क्वेश्चंस आए हैं उसमें ही थोड़ा बहुत चेंज करके वो पूछ रहा होता है। अगर हमारा बेस क्लियर है, हमने प्रीवियस ईयर को अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है, तो 100% हम इस बार जो आएगा उसको भी कर लेंगे। जैसा बुक के बारे में आपने बोला, तो बुक्स तो बहुत सारे हैं मार्केट में, लेकिन बुक्स एक्चुअली प्रीवियस पेपर को फॉलो करने से बच्चों को पता है कि मुझे किस पेपर के लिए किस लेवल तक जाना है। इसीलिए हमेशा चाहे पेपर कोई भी हो, प्रीवियस ईयर के बुक को फॉलो करना चाहिए। कंप्यूटर के पर्पज़ से अगर मैं देखूं, क्योंकि मैं कंप्यूटर पढ़ाता हूं, तो कंप्यूटर के पर्पज़ से अगर देखूं तो इसमें अगर आप किसी बुक को फॉलो करेंगे तो हो सकता है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। तो आपके पेपर में बेसिकली वर्ड पे काम करना, एक्सेल पे काम करना, इंटरनेट आना चाहिए, नेटवर्क आना चाहिए। सीपीओ में किसी डिफेंस में जा रहे हैं तो प्रोटेक्शन के सारे तरीके आने चाहिए। तो इससे रिलेटेड, ठीक है, जो मैंने कंप्यूटर का जो बेस्ट बुक देखा है, अरिहंत का बुक देखा है, तो मुझे ऐसा लगा कि उसमें भी प्रीवियस ईयर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अरिहंत में कंटेंट अगर बहुत अधिक है तो इस केस में, क्योंकि लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं, 4-5 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अगर आप दिल्ली पुलिस की बात करें, 10 क्वेश्चंस वहाँ पे आता है, तो उसमें भी एक लिमिटेशन है, एमएस ऑफिस से क्वेश्चंस अधिक आते हैं। लेकिन अगर आपने कंप्यूटर के सारे कंटेंट को पढ़ लिया
और क्वेश्चंस एमएस ऑफिस से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इंटरनेट से पूछे जा रहे हैं, नेटवर्क से पूछे जा रहे हैं। तो इसका मतलब आप पढ़ बहुत कुछ लिए लेकिन आपके काम का नहीं, इसीलिए टारगेट ओरिएंटेड काम करना चाहिए। सर, आप सभी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को काफ़ी एम्फेसाइज किया, काफ़ी इम्पोर्टेंस बताई इसकी कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसी विषय में मैं थोड़ा और डिटेल में जानना चाहूँगी कि जो प्रैक्टिस सेट्स होते हैं उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और कैसे, मतलब कितने प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने चाहिए, महीने में कितने, हफ्ते में कितने, आपकी राय में। और इसके साथ साथ जो सेक्शन वाइज प्रैक्टिस टेस्ट है, सेक्शन वाइज प्रैक्टिस सेट्स जो होते हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और वो क्या आपको और मदद करता है एग्ज़ाम को क्लियर करने में? बच्चे पहले क्या करते हैं, डायरेक्टली पूरे कंप्लीट मॉक पर चले जाते हैं। तो सबसे पहले बच्चे को चैप्टर वाइज, मान लीजिए सिलेबस में जो भी मेंशन है, फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स में मान लीजिए 30 टॉपिक्स हैं, तो 30 टॉपिक्स के चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने का प्रयास करना चाहिए। अब यहाँ प्रश्न है कि प्रैक्टिस कहाँ करूँ, क्योंकि बाज़ार में प्रैक्टिस भरे पड़े हैं, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो मेरा मानना है कि यदि हम लोगों ने बार बार, हमारे सभी टीम ने बार बार PYQ पे फोकस किया, PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ प्रैक्टिस करने के बाद बच्चे समझ जाते हैं कि क्वेश्चन रियल में आते कैसे हैं। फॉर एग्जांपल, परसेंटेज क्वेश्चन कैसे पूछे गए CGL में और CPO में, यदि मैं जान जाऊं तो मैं सही गलत की पहचान कर पाऊंगा, मैं समझ जाऊं कि मेरा रास्ता सही है या गलत है। और बच्चे को PYQ पता ही नहीं और बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कभी गुमराह हो जाते हैं। तो मैं यहाँ नहीं बोलूँगा कि आप इस साइट पर पढ़ें, वहाँ पढ़ें, इससे पढ़ें। आप PYQ बनाने के बाद उस पैटर्न पर बाज़ार में जो भी बुक्स हैं, जो भी ऑनलाइन कंटेंट है, जो भी ऑफलाइन कंटेंट है, उस सही गलत की पहचान आपको करना होगा। यदि आप यहाँ चूक गए तो आपका डायरेक्शन गलत हो जाएगा। जैसे हमें जाना यहाँ से राजीव चौक, अब मैं बैठ जाऊँ मेट्रो आज़ादपुर वाले मेट्रो पे, तो हम गलत जगह जा रहे हैं। वही बच्चे करते हैं, बच्चे के पास सिलेबस नहीं मालूम, प्रैक्टिस चुनाव गलत करते हैं और डेविएट हो जाते हैं। तो जब आप PYQ कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर वाइज, फिर आप PYQ बनाए कंप्लीट और फिर आप डिसाइड करें कि प्रैक्टिस हम कहाँ से करें, कैसे करें। और सबसे बढ़िया जरिया है, शुरुआत में ऑफलाइन प्रैक्टिस करें, बाद में ऑनलाइन करें, बट रिलीवेंट प्रैक्टिस करें, कोई आपको चिट न कर पाए, ठग न पाए, ये निर्णय आपका होगा। सर, इसी में मैं चाहूँगी कि आप ऐड करके कितने प्रैक्टिस सेट्स या कितने PYQs एक एस्पिरेंट को आइडियली करने चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो प्रैक्टिस पेपर होते हैं वो बच्चे को अपने टॉपिक के अनुसार, और इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बच्चे को 5 टेस्ट करने चाहिए या 10 करने चाहिए। बच्चा अपने अनुसार, यानी कि 10 साल के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, बच्चे को वो पूरा करना चाहिए। और इससे क्या बच्चे को लाभ मिलेगा, क्या पेपर में इससे सफलता मिलेगी, इसको इस माध्यम से मैं समझाना चाहूँगा। जैसे एक बच्चे को गाड़ी चलाना नहीं आता है, मैंने बच्चे को गाड़ी चलाने की एक बुक मैंने दे दी कि बेटा इसको आप पढ़ लीजिए, इसको आप पढ़ लेंगे तो आपको गाड़ी चलानी आ जाएगी। बच्चे ने बहुत अच्छे से बुक को रीड किया, पढ़ लिया। क्या बच्चे को गाड़ी चलानी आ गई? नहीं। वो कब तक नहीं आएगी? जब तक बच्चा प्रैक्टिस नहीं करेगा। बच्चा जितनी बार प्रैक्टिस करेगा उतनी अच्छे से बच्चे का कंसेप्ट क्लियर होगा। और इसके साथ साथ कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, अब यहाँ पर ये है कि बच्चा प्रैक्टिस कितना करे और किस लेवल पे करे। तो सबसे अच्छा इसका तरीका ये होगा कि टॉपिक टू टॉपिक, जैसे कि बच्चे ने कोई टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक के तुरंत बाद उससे संबंधित क्वेश्चन बच्चा कर लेता है। इसके बाद जितने क्वेश्चन आपके 10 साल के पेपर में आए हुए हैं उसको करना बहुत ही अनिवार्य, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा उसी के बेस पे आगे बढ़ता है। धन्यवाद सर। सर, इसी में मैं चाहूँगी कि आप ऐड करें कि सॉल्व पेपर्स को बच्चे कैसे देखें और सॉल्व पेपर्स कितना ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए? अगर हम बात करें सॉल्व पेपर की, और जैसे कि पहले आपने कहा कि कितने वो प्रैक्टिस सेट करे, तो मैं कहना चाहूँगा कि इसकी कोई सीमा तो है नहीं। मैं कहूँ कि 10 ही प्रैक्टिस सेट कर लो, सेलेक्ट हो जाओगे, बिल्कुल झूठ है। और मैं कहूँ कि 100 करके जाओगे तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, ये भी झूठ है। तो मैटर करता है कि जितना तुम कर सकते हो उतना तुम्हें करके जाना है। फॉर एग्जांपल, मैंने 10 प्रैक्टिस सेट किए, मुझे उसके क्वेश्चंस का आइडिया हो गया। मेरा पड़ोस वाला बच्चा 20 प्रैक्टिस सेट करके गया, तो उसकी नॉलेज मुझसे ज़्यादा है, उसके सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी भी मुझसे ज़्यादा है। तो ये कंपटीशन है मैडम, यहाँ जितना पढ़ लोगे उतना कम है। यहाँ ऐसा नहीं है कि इतना पढ़ के जाना है, इतना पढ़ के जाना है, यहाँ कोई सीमा नहीं है। हमें तैयार करना है अपने आप को हर लेवल के लिए। मतलब हमारा सिलेक्शन ज़रूर हो, पड़ोसी का हो ना हो देखा जाएगा, लेकिन हमें इस लेवल का तैयार करना है कि हम सेलेक्ट ज़रूर हों। और वो तभी आएगा जब हम सब कुछ प्रैक्टिस करके जाएँ। टाइम तो चाहिए। अब आप करें अगर सॉल्यूशन की, एक क्या होता है कि बच्चा केवल प्रैक्टिस कर रहा है लेकिन अपनी कमियों को नहीं पहचान रहा है। कमी, जैसे उसने प्रैक्टिस किया
और पेपर कर दिया, ऐसे पेपर पे एहसान कर दिया हो कि मैंने तो 100 मॉक टेस्ट कर दिए। अरे मेरे भाई 100 मॉक टेस्ट कर दिए, लेकिन उनसे रिजल्ट क्या निकला? पहले मॉक टेस्ट में भी तुम्हारे 100 ही नंबर आ रहे थे और 100वें मॉक टेस्ट में भी तुम्हारे 100 ही नंबर आ रहे हैं। तुम मॉक टेस्ट पे एहसान कर रहे हो, उससे सीख नहीं रहे हो। सीखना कैसे है? मॉक टेस्ट देने के बाद या प्रैक्टिस सेट देने के बाद या तुम्हें सॉल्यूशन देने के बाद सबसे पहले देखना होता है हमारी कमियां क्या हैं। और ये जो हमारा सॉल्यूशन होता है या जो हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ये प्रैक्टिस हमें यही तो बताती है कि हमारी कमी क्या है और उन कमियों को हम दूर करें। फॉर एग्जांपल, कोई भी सब्जेक्ट हमने लिया, मान लो मैं बात करूं जैसे जीएस की, हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आ रहा है गांधी से, वो पहले मॉक में भी गलत हो रहा है और 50वें मॉक में भी गलत हो रहा है, तो इसका मतलब तुमने केवल वो मॉक दिया लेकिन उसके बारे में पढ़ा नहीं। तुम्हारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि जो गलती पहले मॉक टेस्ट में हुई है उसको मैं नहीं करूँ आगे। और ऐसे करके धीरे 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 करके आगे बढ़ोगे, तभी तो उस मॉक का फ़ायदा है, वरना देते चले जाओगे कुछ होने वाला नहीं है। किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो तुम्हें ये पता चलेगा ना कि मेरा ये टॉपिक कमज़ोर रह गया क्योंकि मुझे इस टॉपिक में ज़्यादा टाइम लग रहा है। अब वो तो पेपर में भी ज़्यादा लगेगा, अब या तो पेपर में बैठ के रोने लगो या सबसे बढ़िया क्या है कि घर पे उसकी प्रैक्टिस करो और उसमें जो ज़्यादा टाइम लग रहा है उसे कम करो। और यही चीज़ हमें हेल्प करती है एग्ज़ाम के अंदर। जब हम घर पे रूबरू होकर जाते हैं तो हमें वहाँ किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। तो इसमें कोई लिमिट नहीं है कि मैं इतना करूँ, जितना आप कर सकते हैं उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। मतलब 1 साल आपको झोंकना पड़ेगा, अपने आप को पूरे तरीके से झोंक दो। इसमें ज़्यादा कम इफ़ बट की कोई गुंजाइश नहीं है अगर आपको सिलेक्शन लेना है। हाँ, टाइम पास करना है तो 1 भी मत करो या 10 कर लो, उससे कोई मतलब नहीं है। सर, इसी विषय में मेरा अगला सवाल ये है कि ऑनलाइन प्रैक्टिस पेपर की इम्पोर्टेंस क्या है और ये कितना ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए? मैम ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आज के डेट में, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट बहुत सबके पास ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ग्रामीण एरिया से हैं और वो तैयारी करना चाहते हैं और ऑनलाइन के लिए उनके पास सिस्टम अवेलेबल नहीं है। तो मैं बस ये, क्योंकि मैं कंप्यूटर पढ़ाता भी हूँ और कंप्यूटर एक्सपर्ट भी हूँ, इसलिए ठीक है मैं ये बोलूँगा कि ऑनलाइन के लिए आपको ज़्यादा नहीं 15 दिन के अंदर एक पेपर देने की ज़रूरत है। लेकिन जिस क्वेश्चंस को आपने सही अटेम्प्ट नहीं किया उसको एनालाइज करने की ज़रूरत है। ऑफलाइन पे प्रैक्टिस ज़्यादा करें, लेकिन आपके क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है, बहुत सारे कलर कम्बिनेशन दिए जाते हैं, सेव, 7 नेक्स्ट, मार्क फॉर रिव्यू, ये सारे ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो माउस को पकड़ते ही पेपर में डरना शुरू हो जाते हैं, इसीलिए उस डर को हटाने के लिए सिर्फ 15 दिन पे एक ऑनलाइन टेस्ट दें। प्रैक्टिस आपको ऑफलाइन पे ही करना है। ऑफलाइन पे जो क्वेश्चंस आप गलत कर रहे हैं उस क्वेश्चंस को एनालाइज ज़रूर करें और लगातार वीकली मिनिमम एक टेस्ट दें और कंप्लीट आपको 20 to 25 प्रीवियस पेपर के टेस्ट दें। कॉन्फिडेंस अपने आप से बढ़ जाए। थैंक यू सो मच सर, आप सबके वैल्यूएबल टिप्स, फीडबैक्स और एग्ज़ाम से रिलेटेड बच्चों को सजेशंस, आपने जो भी फीडबैक दिया आई एम श्योर कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा इस एग्ज़ाम के लिए। तो मेरा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन यही रहेगा कि बच्चों को मोटिवेटेड रखने के लिए आप क्या टिप्स देंगे और कोई भी आपकी एक फाइनल टिप जो आप चाहते हैं कि बच्चों को इस एग्ज़ाम के बारे में पता हो? मैं चाहूँगा कि बच्चों को अपने आप में सकारात्मक रहने का प्रयास करें, नेगेटिव एनर्जी से बचना चाहिए, सोच अच्छी रखें, हमेशा अपने बारे में पॉजिटिव एजम्पशन लेके चलें कि आई कैन क्रैक द एग्जामिनेशन, और वास्तविकता में विश्वास करें। बच्चे क्या करते हैं कि कंपैरिजन करते हैं। कभी भी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तुलना ना करें। यदि हमारे मित्र का चयन हो गया तो अच्छी बात है, मेरा भी चयन होगा, यह विश्वास रखना चाहिए, न कि उसके प्रति गलत विचारधारा, द्वेष भावना की भावना कभी नहीं होनी चाहिए। अब मेरा मानना है कि यदि हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि हमने अच्छा सोचा तो हमारे बॉडी से पॉजिटिव वेव ब्रह्मांड में जाएंगे और वो रिफ्लेक्ट होगा। हम नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव ही निकलेगा। तो कभी यह सोचे ही ना कि मैं फेल हो जाऊंगा। दूसरी बात, प्रतियोगिता परीक्षा है, पास फेल जीवन के पहलू हैं। यदि फेल बच्चे होते भी हैं तो वह कहीं ना कहीं किसी और एग्जाम में पास होंगे। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि आप नेगेटिव सोचना बंद कर दें, पॉजिटिव रहें, और मेरा विश्वास है कि यदि आप दिल से काम करेंगे तो उसका कहीं ना कहीं रिटर्न आपको अच्छा ही होगा। आप सबसे पहले जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको, जैसे कि आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको उस रूप में अपने आप को लेके आना है कि मैं निश्चित रूप से इस परीक्षा में सफल होऊंगा। आपको इस प्रकार से मोटिवेट रहना है कि जब आप रात में सोएं तो सोते समय आपको अपने आप को उस पद के रूप में आपको सोच के सोना है, और एक दिन पहले, एक हफ्ते पहले
यानी कि एक एक हफ्ते का, एक एक दिन का और एक एक मंथ का आपको टारगेट बनाना है। तो जिससे जब आप एक हफ्ते का टारगेट बनाएंगे कि मुझे एक हफ्ते में इतना पढ़ना है, इस प्रकार से प्रैक्टिस करना है, तो जब आप उतना कर पाएंगे तो उससे क्या होगा, आपका मोटिवेशन बढ़ेगा और आपके जरूर कोई ना कोई आइडल होंगे कि जिस भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक अपने आइडल के रूप में अपने आदर्श को जरूर अपने टेबल पर इस प्रकार से तस्वीर के फोटो के संदर्भ में रखें कि जब भी, जैसे भी आप कहीं बाहर से आएँ या आप सो के उठें, जैसे आप देखें तो आप एकदम, आपके अंदर ऊर्जा का संचार उत्पन्न हो। तो इस प्रकार से आप अपने आप को उस पद के रूप में जरूर देखें और अपने टारगेट को वीकली आप करते चलें। राघवेंद्र सर की बात में ही 2 बातें ऐड करना चाहूँगा। मेरे हिसाब से मोटिवेशन के लिए सबसे बढ़िया क्या है, जैसे हम सीपीओ की बात कर रहे हैं, तो जो भी बच्चा सीपीओ के लिए तैयारी कर रहा है वो सबसे पहले दिमाग में अपनी इमेज बनाए कि मैं वर्दी पहन के कैसा लगूंगा, और मैं वर्दी पहन के कैसा लगूंगा इसको भी साइड करके उससे पहले मेरे माँ बाप कैसा महसूस करेंगे। जब मैं वर्दी पहन के अपने माता पिता के पैर छूने जा रहा हूँगा तो मेरे माँ बाप की फीलिंग क्या होगी, और वो फीलिंग ना तुम्हें अंदर से गट देगी एग्ज़ाम निकालने के लिए। जब जब तुम्हें ऐसा लगे कि मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ, मैं एग्ज़ाम से दूर जा रहा हूँ, तो सबसे बढ़िया है कि नेगेटिविटी को हटाओ। नेगेटिविटी हटाने के लिए सबसे बढ़िया कि सबसे पहले तो आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें, थोड़ा सा फिजिकल भी दें, थोड़ा सा रनिंग पे भी जाएं। हमारे एग्ज़ाम का भी जो 3rd फेज़ है वो फिजिकल ही है, तो उसके लिए पहले से तैयार रहें। इससे क्या होगा कि मान लो थोड़ी सी रनिंग आप करते हैं, ब्लड सर्कुलेट होगा, फालतू चीज़ें दिमाग में ना आके दिमाग एक सही डायरेक्शन में जाएगा। गलत लोगों से दूर रहें। गलत लोगों का मतलब है जो इस फील्ड के ही नहीं है, तैयारी ही नहीं कर रहे हैं, तो कुछ टाइम के लिए उनसे दूर रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं वे आप पे प्रभाव डालेंगे। उनसे प्रभावित ना हो, ऐसे बच्चों का साथ लें जो आपके ही फील्ड के हैं, जो तैयारी कर रहे हैं। एक पॉजिटिव कंपटीशन आपस में रखें, एक दूसरे की हेल्प करें। तुझे ये नहीं आता मैं सिखा दूंगा, मुझे ये नहीं आता तू सिखा दे। और सबसे बढ़िया यही है कि हमें क्या होता है कि हमें जीना होता है अपने माँ बाप के लिए, सोसाइटी के लिए। तो हमें अब सबसे पहले यही सोचना चाहिए कि अगर मैं ये पा लूँगा तो मुझे क्या क्या मिल सकता है, और जब मैं उसका एनवायरनमेंट देखूंगा कि अगर मैं ये बन जाऊँ तो मेरे साथ ये हो सकता है, तो कहीं ना कहीं तुम वो बनने की ओर अग्रसर होगे। कोई भी एक यार दोस्त जो तुम्हारा लग गया है उसके टच में रहें, उससे नौकरी के बारे में जानें, उससे थोड़ा मतलब जिस एनवायरनमेंट में आप अपने आप को ढाल लेंगे वैसे ही आप बनते चले जाएंगे। कभी कभी डिमोटिवेट हर कोई होता है, ऐसा नहीं है कि 30 के 30 दिन कोई भी बच्चा पढ़ लेगा। 5-6 दिन 4 दिन कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, कुछ घर में दिक्कतें आएंगी, किसी को मान लो तैयारी करते हुए ज़्यादा हो गया है टाइम और घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। मैं मानता हूँ ये बहुत सारी चीज़ें बच्चों के साथ रहती हैं, लेकिन अगर आप अभी मान लो इस रास्ते को छोड़ के कोई दूसरा रास्ता अपना लेंगे तो वो ज़िंदगी भर के लिए कंडीशन बेकार रहेगी। तो आपको अगर अपनी पूरी ज़िंदगी को सुधारना है तो कुछ टाइम कम में काम चलाएं, मेहनत करें, और मेहनत करने के लिए कोई भी चीज़ अगर नेगेटिव हो रही है तो सबसे बढ़िया अपने घर वालों से बात करें, दोस्तों से बात करें, जो पॉजिटिव लोग हैं उनसे बात करें और आगे बढ़ते रहें। और सबसे मेन वही है, उस वर्दी को रात को सोचें कि मैं अगर इसे पहन लूँगा तो कैसा लगूंगा और क्या मेरा हिसाब होगा। मैं एक जवाब देना चाहूँगा। मान लीजिए मैं टीचर हूँ, जिस दिन मेरे अंदर ये डर भाग जाएगा कि बच्चे क्या बोलेंगे, मैं ही फादर ऑफ सब्जेक्ट हूँ, तो मेरे अंदर घमंड आ जाएगा, फिर मैं नई बातें नहीं पढ़ पाऊँगा और बच्चों को नई जानकारी नहीं दे पाऊँगा। तो एक डर भी जरूरी है जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। जैसे आप अपने अभी मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो आपके अंदर भी एक छोटा डर है कि मैं अच्छा क्वेश्चन ना पूछूं तो मैं डायरेक्टर मेरे क्या बोलेंगे, और आपके जॉब पर ही आपके डायरेक्टर प्रमोशन देंगे। तो डर भी एक जरूरी है। एक राजनेता को डर है कि कहीं जनता नाराज हो जाए तो मेरा पद न चला जाए, और जिस दिन डर भाग गया उस दिन लक्ष्य डिस्ट्रैक्ट कर जाएगा, दूर चला जाएगा और आप मंजिल से दूर चले जाते हैं। तो हल्की फुल्की डर जरूरी है। डर एक फोर्स का काम करता है, जैसे जमीन के पानी ऊपर चढ़ जाते हैं, वृक्ष में पौधा जड़ से ऊपर चला जाता है, एक टेंशन क्रिएट होता है, वाटर पोल। वही जीवन में जरूरी है बच्चों के बीच में कि प्यारे बच्चे, मेरा आप सभी से निवेदन है, डर बहुत ज़रूरी है, बट डर को पॉजिटिव में लें कि मेरे माता पिता को मैं क्या जवाब दे पाऊँगा, मेरे माता पिता मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो यदि इस डर से हम काम करते हैं तो मेरा लक्ष्य मंजिल से दूर नहीं जा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए और आपके वैल्यूएबल फीडबैक के लिए। आई एम श्योर ये बच्चों को बहुत हेल्प करेगा, मोटिवेट